2026 भारत के लिए कैसा रहने जा रहा है। तो 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि ठीक 12:30 बजे भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। अमेरिकन डॉलर इंडियन रुपी के 50 रुपए के बराबर होगा। राम राम, गुड इवनिंग, good day. Everyone wants to know about their future. We know India's future is bright. India is a rising star in the world. Prime Minister Modi and the government of the day has made sure through its right policies that India rises. India continues to grow. India reaches new heights. But हम सबके जहन में सवाल हैं कि 2026 कैसा जाएगा? How would be to 2026 with so much of global instability? The world is in a flux. The rupee to dollar conversion is not really working for India. What will happen to India in 2026? There is an American president who's so unpredictable. There are developments which in the world which we have no role in, but they impact India. We all want to know what our future is. How will India do in 2026? What will be the opportunities in India? Which sectors will do well? How will India do well in the midst of so much of volatility in the world? The American president is taking the world into a certain direction. How is it for India? What will happen to India? What will happen to each one of us? To answer these questions and to tell us about our future, we have an expert, a very knowledgeable person, somebody who's respected within the profession and outside the profession, to tell us how 2026 will be for India. How will it be for Indian economy, for businesses, for entrepreneurs? आप सबके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और आपको भविष्य में एक क्या होने वाला है ये बताने के लिए हमारे पास पंडित अरविंद तिवारी जी हमारे साथ समक्ष हैं। पंडित तिवारी जी, आपका बिजनेस वर्ल्ड के साथ वार्तालाप करने के लिए शुक्रिया। और पंडित तिवारी पिछले 40 सालों से, 4 दशकों से ज्योतिष शास्त्र की विद्या का सबको भरपूर फ़ायदा दे रहे हैं और ये उनकी दूसरी पीढ़ी है जो ज्योतिष के माध्यम से सबके जीवन को बेहतर कर रही है। और ये एक यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर भी रहे हैं, ये एक अखबार में एस्ट्रोलॉजी के संपादक भी रहे हैं। तो इनके बहुआयामी प्रतिभा वाले हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। और इनके अगर आप फेसबुक पे जाएंगे तो उन्होंने बहुत प्रेडिक्शंस की है टाइम से पहले जो ठीक हुई हैं, इसलिए मैं आज इनसे बात कर रहा हूँ। तो पहली बात पंडित तिवारी जी, 2026 भारत के लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल, हमारे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो भी दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख पा रहे हैं उन सभी को नव वर्ष की एक बार फिर से बधाइयाँ। आपका प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर, 2026 भारत के लिए कैसा रहने जा रहा है, मैं उसको 2 भागों में डिवाइड करूँगा। पहला भाग रहेगा 1 जनवरी से लेकर 16 जून तक, दूसरा भाग रहेगा 16 जून से 16 नवंबर, और तीसरा पार्ट, छोटा सा पार्ट, 16 नवंबर से 31 दिसंबर। तो 3 पार्ट में हम भारत के भविष्य की बात करते हैं। तो अभी का जो समय है से लेकर 16 जून तक का जो समय है, ये थोड़ा कमज़ोर समय है, खास तौर से भारत के बारे में। देखिए, भारतवर्ष की जो कुंडली है, भारत तो सनातन काल से अस्तित्व में था, लेकिन अंग्रेज़ों ने भारत को आज़ाद किया तो 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि ठीक 12:30 बजे भारत एक देश के रूप में अस्तित्व में आया। कुंडली क्या थी? वृषभ लगन और कर्क राशि। अब कर्क राशि का देश है भारत। तो आप देखते होंगे भारत में लोगों की इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। तो बहुत ज़्यादा भावुक लोग, इमोशनल लोग आपको केवल हिंदुस्तान में ही मिलेंगे, जो केवल और केवल दूसरों के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। अब आपने पूछा क्या होगा। देखिए, 29 मार्च 2025 से भारत के ऊपर मंगल की महादशा प्रारंभ है, और आपने देखा 29 मार्च के बाद ही 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। मंगल की महादशा, मंगल भारतवर्ष की जो कुंडली है उसमें 2 इम्पॉर्टेंट हाउस का ओनर है, 7th एंड 12th हाउस। 7th हाउस को हम कई मामलों में कहते हैं मारक,
रिलेशनशिप का हाउस होता रिलेशनशिप का होता है, मारक कहा जाता है उसको, और उसकी दशा को मार्केश की दशा कहा जाता है। ये ज्योतिष का एक शाब्दिक है, वोकेबलरी में आप कह सकते हो कि उसको वही कहा जाता है। आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि रिलेशनशिप का हाउस होता है, तो वर्ल्ड ऑर्डर में रिलेशनशिप कैसे होंगे ये भी बताता है। अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ कैसे होंगे, चाइना के साथ कैसे होंगे, तो आपने देखा और बाकी पड़ोसी देश कुछ जो हमारे दोस्त हैं और कुछ जो नहीं है, उनके साथ कैसे होंगे। तो आपने देखा कि मंगल की महादशा शुरू हुई, भारत के रिलेशन वर्ल्ड ऑर्डर में डिक्रीजिंग वे में जाने लगे। आपने देखा कि रिलेशन है, सबका साथ है, पर सबका पूरी तरह से साथ नहीं भी है। आप देखिए कि रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पर अब बिल्कुल प्रोफेशनल रिलेशंस चल रहे हैं। ये किस कारण से हो रहा है? मंगल के कारण से। मंगल की पर रशिया के साथ तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छे संबंध हैं, बट आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक ऑयल डिप्लोमेसी हमारे बीच में है। हमने उनसे ऑयल खरीद रहे हैं, बदले में हम उनका सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत तरीके से कर रहे हैं, बट वो रिलेशन नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा कि हमको उतना वर्ल्ड ऑर्डर से सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये मंगल के कारण है। पर इंडिया को ज़रूरत भी है, हम इतने सेल्फ समर्थ हैं कि हम अपने बलबूते पे खड़े होकर के लड़ सकते हैं, किसी से अगर लड़ना पड़े। बिल्कुल लड़ सकते हैं। मैं आपको मंगल का प्रभाव बता रहा हूँ कि मंगल की 7 साल की महादशा 2025 से प्रारंभ हुई है, 2031 तक चलेगी। भारत के लिए एक बेस तैयार करके जाएगी, क्योंकि भारत का जो स्वर्णिम काल शुरू होना है वो 2032 के बाद शुरू होना है। जैसे ही मंगल जाएगा, राहु की महादशा शुरू होगी। भारतवर्ष आप देखिएगा कितना तेजी से आगे बढ़ेगा। उस वर्ल्ड ऑर्डर में केवल भारत और चाइना एक दूसरे को compete करते हुए आपको दिखाई देंगे। उस वर्ल्ड ऑर्डर में यूरोपियन कंट्रीज आपको दिखाई नहीं देंगे। उस वर्ल्ड ऑर्डर में आपको अमेरिका नहीं दिखाई देगा, भारत और चाइना स्लो होने लगेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर जो दशा आने वाली है उसमें चाइना बहुत तरीके से परेशान होने वाला है। चाइना के जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो रिड्यूसिंग फॉर्म में आएंगे, माने कम होने लगेंगे। देखिए आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। बाय द वे, वो जो वेनेजुएलन ऑयल टैंकर था वो भी चाइना जा रहा था, चाइना ही जा रहा था, तभी उसको रोका गया और अमरीकियों ने वेनेजुएला पे जो भी ऑपरेशन करके राष्ट्रपति। अब मैं आपको वेनेजुएला की एक छोटी सी बात बता देता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली। वेनेजुएला एक जो देश है उसकी जो राशि है वृषभ राशि का देश है। आप देखिए वेनेजुएला से जो ऑयल निकलता है वो जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं टेक्सास टाइप में, जहाँ पर उस ऑयल को रिफाइन करने की रिफाइनरी केवल वहीं लगी हुई हैं, और उस ऑयल क्योंकि बहुत हार्ड ऑयल होता है वेनेजुएलन ऑयल, वरना आप सोचिए वेनेजुएला के में अभी तक वो टेक्नोलॉजी जा चुकी होती जिससे वहाँ का पूरा क्रूड ऑयल निकाल के पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। और वेनेजुएला सऊदी और यूएई से बड़ा कंट्री होता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा है ऑयल के अलावा उसके पास 18% है। हाँ, अंबानी आप सोचिए उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स वगैरह बहुत सारी चीज़, गोल्ड सिल्वर बहुत सारा है। तो आप देखिएगा अमेरिका को चूँकि वर्ल्ड ऑर्डर में अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है, बट अमेरिकन जो कुंडली है वो 2028 से कमज़ोर होने जा रही, बिकॉज सैटर्न का जो ट्रांजिट होगा मेष राशि में, वहाँ से आप देखेंगे कि डी डॉलराइजेशन शुरू हो जाएगा। मेरी एक भविष्यवाणी मेरे फेसबुक पे पड़ी है जिसमें मैंने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2032 18 मई के आसपास अमेरिकन डॉलर इंडियन रुपी के 50 रुपये के बराबर होगा। आज लगभग 90 रुपये के आसपास है, ये मैंने लिखा हुआ है। इसीलिए लोग मेरे को नोस्ट्राडामस की उपाधि देते हैं कि पंडित जी पहले ही लिख देते हैं। तो क्यों होगा आप देखिए कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो कुंडली है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। उनके बारे में सबसे पहले मैंने ही प्रेडिक्शन दिया था कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। मेरे पास उनका ओरिजिनल हॉरोस्कोप है, मैं हमारे इस प्रोग्राम के लिंक में भी हम उसको देंगे कि वो कब पैदा हुए। 10 फरवरी तक उनके ऊपर जुपिटर का ट्रांजिट है। 10 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि उनके ऊपर जुपिटर के बाद जो अगली दशा आ रही है वो बहुत ख़राब है, और वो कब तक चलेगी? 16 जून तक चलेगी। तो 10 फरवरी से 16 जून के बीच में वो इतने सारे एडवेंचर करने जा रहे हैं जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ के रख देंगे। आप देखिए उनका जो एक संगठन है नेटो, जिसको लीड करते हैं अमेरिका लीड करता है। आप देखिए कि आज नेटो और अमेरिका एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं ग्रीनलैंड को लेकर, और ट्रम्प साहब ने टैरिफ भी लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जून में मैं इस टैरिफ को 25% कर दूंगा, क्योंकि उनके ऊपर दशा खराब होने वाली। देखिए हम लोग हमेशा डिस्क्राइब करते हैं कि यदि प्लैनेट्स कमज़ोर हों
तो कितना ही बड़े से बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो गलत डिसीजन ज़रूर करता है, और वो भी उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 10 फरवरी आप नोट करिए। और दूसरा, कल जो है मंगल का ट्रांजिट हुआ, मंगल मकर राशि में ट्रांजिट किया। अच्छा, जब भी मंगल मकर राशि में आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं दंगल जरूर होगा, माने लड़ाई झगड़े की स्थिति होगी। आप देखिए कि कल से ही ईरान में, चूंकि ईरान वृषभ राशि का देश है, 9th हाउस में मंगल ट्रांजिट कर रहा है। मंगल कहाँ देख रहा है? 12th हाउस को, यानी खर्चा, परेशानी होगी। मारक है मंगल, किसके लिए? ईरान के लिए। तो आयतुल्लाह खुमैनी साहब को आने वाले 1.5 महीने के अंदर या तो वो सत्ता छोड़ के भाग जाएंगे, या ईरान में उनके साथ कुछ भी अप्रत्याशित घटना घट सकती है। तो आप देखिए प्लेनेटरी सिस्टम कितना तेजी से तंग करता है। हम बात भारत की कर रहे थे, तो भारत के ऊपर मंगल की महादशा है। जुपिटर इस समय रेट्रोगेट यानी वक्री होकर चल रहा है। 4 मार्च को वो डायरेक्ट होगा। 4 मार्च से 16 जून के बीच में आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। आपको इकोनॉमिकली भारत में बहुत सारी कई चीज़ों में परेशानियां दिखाई देंगी। अभी रेट्रोगेट है, वक्री है, तो कितनी परेशानियां, वो जब डायरेक्ट होगा तो और कितना तंग करेगा। तो वहाँ से लेके 16 जून तक वो भारत को तंग करेगा। बट जैसे ही वो अपनी हायर पोजीशन में पहुँचेगा, 16 जून से 16 नवंबर कमाल का समय आप भारत में इंटरनेशनल, और आप देखेंगे 16 जून से जो है जैसे ही कर्क में ट्रांजिट करेगा, भारत और अमेरिकन रिलेशन फिर नॉर्मल हो जाएंगे। जो अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे के जानी दुश्मन होके हम बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे रिलेशन अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ये अनुराग भाई प्लेनेट का बहुत बड़ा कमाल है। तो इसमें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक तरह से रूलर कह लीजिए, शीर्ष पोजीशन पे बैठे हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी जो राशि है, उनकी भी जो कुंडली है, उनका जो वर्चस्व है, वो भी तो प्ले में आएगा। तो वो देश की राशि और जो हमारे प्रधानमंत्री की राशि है, उसका क्या इंटरप्ले है, वो कैसे हमारे देश के लिए? आपने कहा है कि 16 जून से नवंबर तक भारत के लिए बहुत अच्छा समय होगा, इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, और क्या अच्छा होगा हमारे देश के लिए 2026 में? आपने पूछा नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ राशियाँ हैं जो कि इस समय बिल्कुल सुप्रीम बनी हुई हैं। आपको एक चीज़ जान के बड़ा आश्चर्य होगा, नरेंद्र मोदी जी की जो राशि है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन है। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी स्कॉर्पियन हैं, दोनों एक ही राशि के जातक हैं। अच्छा, तो उसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अच्छा, वृश्चिक राशि से जुपिटर का ट्रांजिट होगा 16 जून को अपने हायर पोजीशन में, यानी भाग्य स्थान में पहुंचेगा। तो नरेंद्र मोदी जी को वहां से लेकर 16 नवंबर तक बहुत आनंद आने वाला है। आप देखेंगे उस दौरान वो बहुत सारे बड़े बड़े कामकाज करेंगे। बट आप देखिए अभी रेट्रोगेट होके चल रहा है और अभी डायरेक्ट होगा 4 तारीख को, तो 4 तारीख के बाद उनकी कुंडली और बेहतर होने वाली, इसी 4 मार्च की बात कर रहा हूँ। तो जब अगले इलेक्शन होंगे, बंगाल का इलेक्शन अब मार्च अप्रैल में होने वाला है, तो आप देखेंगे कि बंगाल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करेगी। आपको एक और चीज़ जान के आश्चर्य होगा, भारतीय जनता पार्टी की राशि भी वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है वो भी। तो कितने सारे स्कॉर्पियो इकट्ठे हुए, डोनाल्ड ट्रंप साहब हो गए, नरेंद्र मोदी साहब हो गए, भारतीय जनता पार्टी हो गई। एक और चीज़ कमाल की बात बताता हूँ, राहुल गांधी जी भी स्कॉर्पियो हैं, वो भी वृश्चिक राशि के जातक हैं। इसलिए आप देखिए कि एक राशि वाले जातकों में आपस में बहुत अच्छे संबंध नहीं होते, तो हमेशा तनातनी जैसा वो रहता है। राहुल गांधी तो बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं, एक के बाद एक इलेक्शन हार रहे हैं। और आपने अपनी फेसबुक की पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी को के नाम के लोग जो उनके आसपास हैं, उनके कारण बड़ा नुकसान होगा। तो इस पे थोड़ा चर्चा डालिए। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ अनुराग भाई। देखिए, राहुल गांधी जी मिथुन, लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं। चंद्रमा उनकी कुंडली में 6th हाउस में पड़ा हुआ है। अच्छा, जिसके कारण क्या होता है, आदमी ज़रूरत से ज़्यादा भोला होता है, कई बार अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, के मिथुन लगन, वो भी उसका जो मिथुन लगन का जो साइन होता है वो भी का अक्षर से ही आता है, जेमिनाई जिसको हम कहते हैं। जेमिनाई का मतलब आप मान के चलिए स्त्री पुरुष की जो राशि है वो दोनों तरह का उसमें व्यवहार पाया जाता है। अच्छा, के नाम वाले उनको हमेशा नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे वो जो भी उनके आसपास हैं। आप हमारे दर्शक उनको भली भांति समझ सकते हैं कि कौन कौन से के नाम वाले हैं, जिनके चलते आप देखिए बिहार इलेक्शन अभी हारा उन्होंने।
और आपने लिखा कि 2029 तक ऐसा ही रहेगा राहुल गांधी का, वो इलेक्शन हारता ही रहेगा। हारते ही रहेंगे। और मैं आपको एक और भविष्यवाणी आप ही के पॉडकास्ट पे कर रहा हूँ कि राहुल गांधी जी 2029 के बाद से भारतीय राजनीति से दूर चले जाएंगे। फिर वो अपना आप कह रहे हैं पंडित अरविंद तिवारी जी की राहुल गांधी 2029 के बाद भारतीय राजनीति से बाहर चले जाएंगे। बाहर चले जाएंगे, वो फिर राजनीति में उतना सक्रिय नहीं रहेंगे, क्योंकि भारतीय राजनीति में कांग्रेस की जो अगली राजनीतिक विरासत जो संभालेंगी वो प्रियंका जी हैं। शी इज़ अगेन स्कॉर्पियो, धनु लग्न और वृश्चिक राशि, तो वो संभालेंगी। और मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत कांग्रेस को उभारती रहेंगी, बट कांग्रेस की स्थिति यही रहेगी, एक आध किसी राज्य में हो जाए, दो किसी राज्य में हो जाए। अगला जो इलेक्शन होगा उसमें आज वो 90 और 100 के आसपास हैं, वापस वो 40-45 के आसपास फिर आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी में आज ही आपके पॉडकास्ट में 2029 का भी प्रेडिक्शन करके जा रहा हूँ। 2029 में भारतीय जनता पार्टी 300+ सीटों के साथ, थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आएगी। चूँकि कारण क्या है, 2032 से भारत के ऊपर जो राहु की महादशा प्रारंभ होनी है वो एक स्टडी दशा है जिसमें भारत एकदम जंप मारेगा। आपको मैं एक चीज़ बताना, जो काम पिछले 12 सालों में मोदी जी ने किया और अगले 6 सालों में करेगी सरकार, मोदी जी तो रहेंगे। 2029 तक तो प्रधानमंत्री हैं ही, और आप कह रहे 2029 में भी वो 300 सीटों से ज़्यादा जाएंगे और 29 में भी वही प्रधानमंत्री हो। एग्जैक्टली। तो जो काम उन्होंने किया इतने सालों में, 15 सालों में, अभी 12 हो गए और आगे, उसका हमें 2032 के बाद बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। राहु एकमात्र प्लेनेट होता है अनुराग भाई जो कि आदमी को एकदम जंप कराता है। अच्छा, भारतवर्ष की कुंडली में राहु की पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, तो जैसे ही राहु की महादशा आएगी, आपको एक और चीज़ कमाल की बात बताता हूँ, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी राहु बहुत शानदार स्थिति में बैठा हुआ है। राहु ही उनको राजनीति में लेके आए। और गुरु की महादशा में आप देखिए, उन्होंने 16 साल, माने जब तक वो टर्म में रहे, उन्होंने जबरदस्त काम किया। और आप देखिए कि इस समय उनके ऊपर बुध की महादशा चल रही है। बाहर से देखें तो ऐसा लगता है अभी भी वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। मोदी जी लगे हुए हैं, रोज कोई ना कोई नया आइडिया जो उन्होंने 5 साल पहले सोचा उसका क्रियान्वयन आज हो जाए, या किसी नए आइडिया को अंकुरित कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट, अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल के बीच ट्रेन लॉन्च की, बिल्कुल, वंदे भारत। तो वो तो ये सरकार एकदम अग्रसर है। एक चीज़ है इस सरकार और मोदी जी के बारे में, एक तो ये 10 साल, 15 साल, 20 साल आगे सोचती है, बहुत आगे सोचती है। दूसरा, बहुत बड़ा, कि हमें बड़ा सोचना है और बड़ा करना है, और करके दिखाती है। और तीसरा है कि ये सब चीज़ों का समन्वय करके विकास, कि हमें एनर्जी सिक्योरिटी भी करनी है, हमें एआई में भी आगे बढ़ना है, और हमें डिजिटल में भी आगे बढ़ना है। तो मतलब बहुत समन्वय करके, बहुत चीज़ों को इकट्ठे करके काम कर रही है। तो कमिंग बैक टू देश के लिए 2026 में अच्छा क्या? देखिए, देश के लिए 2026 में जो सबसे पहली चीज़ होने वाली है, देखिए मैं आपको बताऊं, 4 माह से जैसे गुरु थोड़ा सा डायरेक्ट होगा, वहाँ से सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी। देखिए, देश में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? अच्छा, जुपिटर जो है वो भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था का भी ओनर है, स्वामी ग्रह कहलाता है। उसकी पोजीशनिंग ठीक होने का मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था और तेज़ी से बढ़ेगी, हम और बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे। 16 जून को जब वो कर्क राशि में उच्च का होगा तो अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से होगी। आप 16 जून से 16 अक्टूबर के बीच में आप देखिएगा, हमारा जो शेयर मार्केट है वो नई ऊंचाइयों की तरफ कब तक? 16 जून से 16 अक्टूबर बड़ा कमाल का जाने वाला है। अच्छा, और अगले 3 महीने में अभी सबसे बड़ा जो भी स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर है उसके माइंड में था कि अभी फरवरी में क्या होगा, मार्च में क्या होगा। फरवरी मार्च थोड़े से कमज़ोर हैं, मैं शेयर मार्केट के हिसाब से प्रेडिक्शन। और प्रॉपर्टी तो अभी ठीक चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी में एक स्लैग आने वाला है। कब आएगा? अगर आप किसी से बात करें, वो आपको लॉजिकली ये समझा देता है कि हिंदुस्तान में क्योंकि लैंड मास कम है, लोग ज़्यादा हैं, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, चाहे वो साउथ बॉम्बे हो, चाहे वो बॉम्बे में कोई जगह हो, चाहे गोवा हो, या और भी प्रदेश हों और उनकी राजधानियाँ हों, कि प्रॉपर्टी तो ऊपर ही ऊपर ही जाएगी। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आने वाले सालों में देश उस चीज़ को भी देखेगा। आपको याद होगा, आज से 20 साल पहले यही नोएडा और बहुत सारी जगह लोगों ने बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग खड़ी हुई थी और उनमें फ्लैट और प्रॉपर्टी का खरीदार नहीं था। देखिए, सारा खेल सैटर्न के द्वारा होता है। मैं हमारे दर्शकों को बिल्कुल आम भाषा में समझाता हूँ। शनि इन चीज़ों को चलाने वाला होता है।
और इन चीज़ों को चलाने वाला दूसरा प्लेनेट है जुपिटर, गुरु। गुरु 16 नवंबर के बाद चला जाएगा सिंह राशि में। जैसे ही वो सिंह राशि में आएगा जनता को तंग करने लगेगा। प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, आप इसमें डाउनफॉल देखना एक बार फिर से शुरू, टेम्परेरी डाउनफॉल, टेम्परेरी, और करेक्शन कह सकते करेक्शन आप कह सकते हो। जब तक जुपिटर सिंह राशि में ट्रांजिट करेगा, कब तक? मई 28 तक वो सिंह में जाएगा, फिर कन्या में जाएगा, आगे पीछे बढ़ेगा। क्योंकि 12 सालों में 9 सालों में उसको 12 राशि चलना है। इस समय अतिचारी है, ओवर स्पीड से चल रहा है, अपनी हाईएस्ट स्पीड से चल रहा है। 4 महीने वो एक राशि में रहता है, फिर उछल के आ जाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। इस समय जुपिटर की वही पोजीशन है। अब जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करेगा सिंह राशि में, कब? 16 नवंबर के बाद। तब आप देखोगे उसमें करेक्शन दिखेगा। प्रॉपर्टी मार्केट 2028 तक खराब नहीं होने वाला। 2028 फरवरी के बाद सैटर्न जैसे ही ट्रांजिट मंगल की राशि यानी मेष में पहुंचेगा, 2028 से 2032 के बीच में आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर की इकोनॉमी को आप स्लो देखेंगे। क्योंकि शनि रूल करता है उस चीज़ को, शनि इकोनॉमिक्स को रूल करता है। अर्थव्यवस्था का कारक ग्रह माना जाता है शनि। आप देखोगे उसके चलते पेट्रोल डीजल के भाव फिर आसमान को छूने लगेंगे। ये आपको अभी 16 नवंबर के बाद भी दिखेगा। क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं से परेशानी किन चीज़ों में होती है, उसकी सबसे आजकल आइडियल नीड क्या है? भैया गाड़ी में जो पेट्रोल है वो उसके भरने लायक हमारे पास बजट होना चाहिए। ईवीज़ का मार्केट है लेकिन मुश्किल से 3.5-4% लोगों के, तो ईवी उतनी हैं, तो वो हमारे देश में उतना फैला नहीं। अब वर्ल्ड में क्या होने वाला है कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑयल, क्रूड ऑयल के, उस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब कब्जा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब मेरे हाथ में हो। यदि कोई भी तेल खरीदे देश तो उसका हम तय कर लें कि भैया इतने में तेल देंगे और उसका पैसा हम कमाएंगे। इसका लॉजिक उनको कहाँ से समझ में आया? इंडिया और रशिया के बीच में जो ऑयल ट्रेड हुआ और इंडिया ने उस ऑयल में से भी अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब चूँकि बिजनेसमैन आदमी हैं तो उन्होंने उस बात को समझा। आप देखिए उन्होंने सबसे पहले वेनेजुला को पकड़ा। वेनेजुला के अलावा आप देखिए वो किसको पकड़ रहे हैं? अब ईरान को। ईरान और वेनेजुला 2 ऐसे कंट्री हैं जहां से सबसे ज़्यादा ऑयल जाता है चाइना को, क्योंकि वो चाइना को ब्लॉक करना चाहते हैं। भाई आप लेकिन एक बात बोलूं, जिस तरह से अमेरिका एक्ट कर रहा है उससे अमेरिका की पोजीशन वीक हो रही है, राइट? एक हेड ऑफ द फैमिली होता है वो एक तरीके से, तो चाइना को एक्चुअली फ़ायदा हो रहा है। चाइना इज बिकम, अभी कनाडा के प्रधानमंत्री चाइना से के प्रीमियर से मिलने गए, बिल्कुल गए, ठीक है? तो ओपनली जो कंट्रीज अमेरिका के क्लोज थी वो चाइना को कोट कर रही हैं, तो चाइना को तो फायदा, इनडायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप फायदा कर रहे हैं। आप उसको ऐसे समझिए, देखिए चाइना को सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, उसमें उसको सबसे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है। आप देखिए कि $29 पर बैरल ऑयल का एक 20 साल का पैक्ट जो है वो ईरान और चाइना के बीच में है, जहाँ से सीधी पाइपलाइन गई हुई है, सीधा खोलते हैं और वहाँ पहुँच जाती है। एक रशियन पाइपलाइन है, उनका $29-30 का उनका वहाँ भी फिक्स्ड है, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पूरा आपका घट गया तो वहाँ पे उनको सस्ता पड़ता है। तो 2 जगह से वो सीधा तेल उठा लेते हैं। उनके पास हर तरह की रिफाइनरी है, हॉट ऑयल को भी वो रिफ़ाइन कर सकते हैं। वो जो बिल्कुल हल्का, जो सबसे अच्छा क्रूड ऑयल है वो ईरान का भी, ईरान यूएई और सऊदी का जो ऑयल है बिल्कुल सॉफ्ट ऑयल कहा जाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। हार्ड ऑयल को आप जब भी एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और मेहनत उसमें। तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़? देखिए इंडिया पे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो प्लेनेटरी पोजीशन है इस समय जुपिटर और सैटर्न। लेकिन अगर ऑयल की प्राइस बढ़ेगी और हम, तो फिर हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। नहीं, मुझे लगता है कि उस दौरान इंडिया अगेन जो रशिया से ऑयल खरीद रहा था वो फिर से खरीदना शुरू करेगा। जो इस समय लगभग 40 से 50% कम हो गया है इंडिया और रशिया के बीच में जो ऑयल का ट्रेड है, जो काफ़ी कम हो गया है, वो फिर से वापस शुरू होगा। क्योंकि जुपिटर का जब ट्रांजिट होगा अपने हायर पोजीशन में, उसी दौरान मुझे लगता है कि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है इस साल लगभग ख़त्म हो जाएगी। इस साल और जीतेगा कौन? रशिया ही जीतेगा, मैक्सिमम पार्ट पे कब्जा करेगा। मैं आपको आज ही बता देता हूँ, अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि जितने भी हिस्से आपने जीते उनको आप रखो और शांत होकर आप अपना काम करो। आपको एक कमाल की बात और बताता हूँ
देखिए पूरी वर्ल्ड में सारा खेल एनर्जी का है। अमेरिका में छोटे छोटे जो रिएक्टर्स होते हैं जिनमें जो हमारे रेडियो एक्टिव जितने भी हैं जिनसे हम बड़े बड़े एटॉमिक बिजली घर बनाते हैं, छोटे छोटे से हैं। तो आप देखिए उनकी जो ब्लेड्स होती हैं, जो छड़ होती हैं, वो किससे खरीद रहा है पूरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूरेनियम की वो जो छड़ बनाता है वो रशिया ही बनाता है। और रशिया की एक कंपनी है जो कि ऑयल भी सप्लाई करती है, हमको भी ऑयल सप्लाई कर रही थी, जो नायरा के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आप देखिए वो किसको दे रही है, डॉलर में किससे पैसे कमा रही है, अमेरिका से। तो आप देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट अब यूक्रेन में बिल्कुल भी नहीं बचा है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुंडली कहती है। वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं कि एक तरह से ख़त्म हो जाए। यूक्रेन में सेना लड़ने के लिए बची नहीं है। ठंड में ये जो इस समय जो पोजीशन चल रही है, इसमें रशिया जो है पूरी तरह से डोमिनेट करेगा। और आप देखेंगे कि ये वार इस साल ख़त्म होने वाला है। जितनी जगहों पे कब्जा है उसका मेन फोकस था रशिया का, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन साहब की कुंडली भी मैं आपको 2 मिनट में बताना चाहूँगा। वृषभ लगन और तुला राशि के जातक हैं। 16 जून से उनकी कुंडली में जुपिटर हायर पोजीशन में आ रहा है, माने दशम भाव में आ रहा है। तो आप देखिए उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत फेवरेबल पोजीशन जुपिटर लेकर आ रहा है। तो जुपिटर उनको जो ब्लैक सी तक एक्सेस चाहिए था वो उनको मिल जाएगा, वहाँ से वो अपना सारा काम करेंगे। रशियन इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी, क्योंकि रशिया के पास भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। वो हमारे लिए खाने का तेल भी भेजता है, सूर्यमुखी का जो तेल है, सनफ्लावर ऑयल जिसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा हम वहीं से बुलाते हैं। मक्का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप देखिए कि जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी, सारी चीज़ें ठीक होंगी, तो इंडिया भी उतनी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। इंडिया किन चीज़ों में आगे बढ़ने वाला है, एक और कमाल का एक आपको मैं भविष्यवाणी आपकी के पॉडकास्ट में कर रहा हूँ। देखिए वर्ल्ड में क्या है कि कुल मिला के 6 देशों के पास इंजन टेक्नोलॉजी है, जो कि हवाई जहाज के इंजन बनाते हैं। हमारा जो तेजस है अभी दुबई शो में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है, क्योंकि कुछ बाहरी ताकतें नहीं चाहती थी कि तेजस आगे बढ़े। और आजकल आप कुछ भी फेंक दीजिए, जरा सा आपने कुछ ऐसा डाला तो वो चीज़ें डंप हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी कभी भी नहीं चाहते, ख़ासतौर से पाकिस्तान अपना जो थंडर, उनका जो एयरक्राफ्ट है JK-17 जिसको थंडर ब्लॉक कहते हैं, वो आजकल बहुत तेज़ी से बेच रहा है, क्योंकि वो सस्ता केवल 40 मिलियन डॉलर में वो बेच रहा है। हमारे तेजस को हम बेच रहे थे 250 से 300 मिलियन में, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी। उसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो हम यूज़ कर रहे थे वो बहुत कमाल के थे। साथ में हम उसको ब्रह्मोस का एक छोटा सा वो लगा के भी दे रहे थे। तो हमारे पास खुद का इंजन नहीं है। इंजन कौन दे रहा है? जनरल इलेक्ट्रिक मोटर्स हमको अमेरिकन देते हैं। वो साल में 4 से 5 ही दे रहे हैं हमको, क्योंकि हमारे पास बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। मैं आपको आप ही के पॉडकास्ट में ये भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ कि इंडिया 2028 में सैटर्न जैसे ही ट्रांजिट करेगा मंगल की, उसमें हमारे पास वहाँ से लेके 2 साल के अंदर अपना खुद का इंजन होगा। हम तेजस से अच्छा, तेजस मार्क 1 मार्क 2 या जो भी आप कह लें, हम उस तरह का एक बहुत शानदार प्लेन हम वर्ल्ड में देंगे। जो काम आप देखिए कि रशिया जिन जिन को बेचता था गोला बारूद या डिफेंस में जो प्रोडक्ट बेच रहा था, जैसे अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में युद्ध हुआ तो हमारे धनुष और पिनाका ने जो खेल वहाँ पे रचाए, टर्की के सारी चीज़ों को मार के फेंक दिया। हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ट है। आप देखेंगे उस समय जो हमारी सबसे ज़्यादा चीज़ें बिकने वाली हैं शनि के ट्रांजिट में, डिफेंस में हम कमाल करने वाले हैं। खुद का हवाई जहाज, खुद के ड्रोन, खुद का हर चीज़ सब हम मोदी जी ने अपने पिछले टर्म में रखी है और बहुत काम हो रहा है उस तो मैं आशा करूंगा ऐसा हो। मुझे बताइए, एक आम आदमी को ये होता है कि ये सोना बढ़ ही जा रहा है, बढ़ता रहेगा कि कम होगा? नहीं, सोना मैं आपको बताऊं 2028 तक तो बढ़ेगा। उसके बाद जो इसका डाउनफॉल होगा 28 से 32 के बीच में, तो फिर वो वापस 80 और 1 के आसपास आएगा। वही हाल चांदी का भी होगा। देखिए ये सारा खेल जो है जुपिटर के कारण। ऐसा कह रहे चाइना चांदी कंट्रोल कर रहा है। चांदी और सोने को दोनों, इस समय चाइना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सोना खरीद रहा है। आप देखिए हर महीने वो 100 से 50 टन गोल्ड खरीद रहा है। आप देखिए ब्रिक्स के जो कंट्रीज़ हैं, खासतौर से ब्राज़ील भी खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है, चांदी भी खरीद रहा है, क्योंकि चांदी की जो प्लेट्स होती हैं उनका बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होता है।
और आप देखिए कि चांदी बहुत तेज़ी से, आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो 2 से 3 लाख रुपए के ऊपर बढ़ गई है। लेकिन ये करेक्शन मैं आपको बताऊं कि 3.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाएगी चांदी, वापस करेक्ट होगी और वो वापस अपने ओरिजिनल पे आएगी चांदी। लेकिन जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा, कब? सिंह राशि में। वो कब आएगा? 16 नवंबर के बाद। तो आप करेक्शन उसमें देखेंगे। वहाँ गोल्ड में भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, बट गोल्ड की प्राइस 3 लाख रुपए तक जाएगी आने वाले 2 सालों में। लेकिन वो 2028 फरवरी के बाद से उसका करेक्शन होगा और वो अपने डाउनवर्ड्स में ज़रूर जाएगी। दूसरा, एक जो ये आज एस्ट्रोलॉजी में पॉडकास्टर्स आ गए हैं और ये आपको क्विक फिक्स सोल्यूशन देते हैं कि ये 3 उपाय कर लीजिए तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ। देखिए 90% एस्ट्रोलॉजर जो ख़ास तौर से इस पे बैठे हुए हैं, आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिलेंगे, जो 1-1 मिनट्स की, आधे मिनट्स की रील्स देते हैं। ये लाल किताब और दुनिया भर के जो टोटके हैं उसके आधार पे देते हैं। मैं आपको लाल किताब के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। लाल किताब बेसिकली फ़ारसी में लिखी गई एक किताब है जो कि पर्शियन लैंग्वेज में, जिसका मूल जो तर्जुमा था वो उर्दू में किया गया था। और उसमें किसी भी ग्रह के बारे में जो हमारे यहाँ लिखते हैं कि साहब ये कर लो, इसका कोई उल्लेख नहीं है। कुछ लोगों ने बहुत सालों से किसी ने कोई टोटके किए, किसी ने कोई टोटके किए, उससे किसी को कुछ लाभ हो गया। मैं बहुत विनम्रता से, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के उपायों से कोई लाभ नहीं होता। देखिए हमारे उस ब्रह्मा ने जो हमारी कुंडली में लिख दिया है वो तो होगा। हाँ, मैं जेमोलॉजिस्ट हूँ, रत्न वाला आदमी हूँ। मैं जेम्स के जरिए ज़रूर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने का तरीका जानता हूँ, जो मैंने अपने 40 सालों में अनुभव किया कि आखिरकार किस रत्न के द्वारा आप अपनी कुंडली के किस प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हैं। बट मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ। मेरे एक दोस्त यंग एस्ट्रोलॉजर हैं, दोस्त, मैं नाम ले लेता हूँ, या चलिए नाम नहीं लेता हूँ, बहुत मेरे करीबी हैं। वो कहते हैं, मेरे को भी बोलते हैं कि तुम इतने रत्न पहनते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ कभी डेस्टिनी चेंज नहीं होता है, जो लिखा है वो होना है। हाँ, आप अच्छे कर्मों से, दान से, अच्छे कर्म और दान से स्पिरिचुअल इंश्योरेंस ला सकते हैं उस पर, ठीक है। तो क्या वो कहते हैं कुछ फ़ायदा नहीं होता जेम्स पहनने का। ऑफ कोर्स मैं तो बिलीव करता हूँ कि होता है, तभी तो मैंने पहने हुए तो उस पर क्या कहना है आपका? मैं आपको बताऊं, जेमोलॉजी में एक तो सबसे कमाल की चीज़ है कि आप ओरिजिनल रत्न कितना पहन रहे हैं। अच्छा, रत्न की क्वालिटी क्या है? सारा खेल उसकी क्वालिटी का है। अच्छा, हर रत्न में वो एनर्जी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर जैसे आप मोती पहने, तो किसी ने यदि मोती देखा होगा तो उसने 1-1.5 हज़ार मोतियों में से एक चूज किया होगा, तब जाके उसने आपको एक मोती रत्न दिया, क्योंकि हर मोती में वो एनर्जी नहीं होती जो आपके लिए होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं इतने सारे रत्न पहनता हूँ या मैं लोगों को पहनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे रत्न इकट्ठे करके बुलाता हूँ। हर रत्न को चेक करना, क्योंकि एनर्जी स्कैनिंग का काम है, क्योंकि आपको उसकी प्लेनेट की एनर्जी चाहिए जिससे आपको आपके जीवन में हर चीज़ पॉजिटिव हो, जिससे आपका लाभ हो। मेरे साथ मैं आज इतने वर्षों से जेमोलॉजी कर रहा हूँ, करते हुए जब 92 में कोई भी जेमोलॉजिस्ट नहीं था। आपने जेमोलॉजी के बारे में सुना भी नहीं होगा, नीलम पन्ना, इसके बारे में कोई नाम नहीं। 2000 में कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन साहब ने जब नीलम और पन्ना पहनना शुरू किया, उसके बाद से लोगों ने नीलम के बारे में सुनना शुरू किया। तो आप देखिए, उससे पहले भी जेमोलॉजी होती थी। हमारे पुराने जो राजा महाराजा थे, बड़े बड़े, इवन भगवान कृष्ण, आप सोचिए कि कितनी सारी मणियाँ पहना करते थे, तो उन मणियों से लाभ होता था, मणि ऊर्जा देती थी। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी 200-250 साल पहले निज़ाम हैदराबाद का आप सालार जंग म्यूज़ियम एक बार देखाइए, तो आप देखिए वहाँ डायमंड्स जो हैं वो बिल्कुल 5-5 किलो के डायमंड का वो बिल्कुल माथे पे मुकुट, बाजूबंद, हार, कमरबंद पहना करते थे। क्यों पहनते थे? आप थोड़ा सा निज़ाम हैदराबाद की कुंडली को आप या उनकी हिस्ट्री को आप पकड़िए। 200 उनकी बेगम होती थी और शुक्र को मजबूत करना था, इसलिए वो डायमंड पहनते थे। क्योंकि आप जब 200 पत्नियों के पति हैं, तो आप मान के चलिए जब तक आपका शुक्र स्ट्रांग नहीं होगा, कैसे आप अपने जीवन में उनके साथ वैवाहिक जीवन का निर्वाह करेंगे। तो शुक्र को स्ट्रांग किया। हमारे राजा महाराजा, चूँकि हम लोग तो कनकियाँ पहनते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कैरेट के पहनते हैं। वो तो आप देखिए कि कितना पहनते थे, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम के रत्न पहनते थे। उनका इम्पैक्ट होता था।
आप आज से मैं आपको कुछ साल पुरानी बात बताना चाहूँगा कि जिनके पास नीलम के शिवलिंग थे, जैसे सबसे शानदार नीलम यदि वर्ल्ड में कहीं निकलता है तो वो हमारे कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में निकलता है। वर्ल्ड क्लास नीलम जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए पर कैरेट के हिसाब से होती है, बिल्कुल साफ। अच्छा, उसका एक शिवलिंग मैंने जम्मू में देखा था, बिल्कुल नीलम का शिवलिंग। आप अभी है या नहीं है मुझे नहीं मालूम। आप जब उसके पास खड़े होंगे तो आपको एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि मैं एनर्जी स्कैनिंग का काम करता हूँ। पत्थरों की एनर्जी, जगह की एनर्जी, या कहीं भी बैठा होऊंगा तो मैं तुरंत पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी बता दूंगा कि भैया ये इस तरह से। तो आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चमत्कारिक पत्थर कौन सा है, वो है नीलम, जो तुरंत असर देता है। बट नीलम के बारे में लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि नीलम पहन लेंगे तो जीवन खराब हो जाएगा, नीलम को माणिक सूट होता है नहीं होता है, हाँ ऐसी चीज़ें। तो उस मामले में मैं कारगर आदमी, चूँकि मैं जब हाथ में पकड़ता हूँ किसी पत्थर की तो उसकी सकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को मैं स्कैन कर लेता हूँ। मैं तत्काल बता देता हूँ कि आप इसको पहनिए और लाभ होगा। ऐसे मेरे हजारों बल्कि लाखों शिष्य हैं जिनको मैंने खूब नीलम पहनाए, और मैंने कहा नीलम से डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत लाभकारी पत्थर है, बहुत मज़ेदार पत्थर है। चलिए, तो मुझे देखिए, किससे मैंने किसी भी इंसान के लाइफ में बहुत सारे उनके गोल्स हो सकते हैं, बट एक पहला गोल है कि स्वास्थ्य ठीक रहे। तो कुछ जनरल रेमेडी, दो एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट्स अबाउट व्हाट इज़ योर होरोस्कोप, दिशा क्या है, दशा क्या है, तो सेहत के लिए कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा सेहत के लिए कुछ बहुत सुंदर रेमेडीज़, और बिल्कुल आप अपने घर में कर सकते हैं, उसमें घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप केवल अपनी कुंडली के लगन को जान लीजिए कि आपकी कुंडली का लग्न क्या है। देखिए, हमारे यहाँ 12 राशियाँ हैं, 12 लग्न हैं और 27 नक्षत्र हैं। ये हमारी बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। उसमें भी उप नक्षत्र यदि आप अंदर घुसेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप केवल 3 चीज़ों का ज्ञान रख लीजिए कि आपकी राशि क्या है, आपका लगन क्या है और आपका जन्म नक्षत्र क्या है। उस हिसाब से आपके घर में रेमेडीज़ हैं। मैं 12 लगन और 12 राशियों के हिसाब से रेमेडीज़ बता देता हूँ, खास तौर से सेहत को लेकर। अब जैसे उदाहरण के तौर पर आप यदि मेष लग्न या मेष राशि के जातक हैं, देखिए उसका रंग क्या है, लाल रंग। वो लाल रंग का प्लेनेट है। उसको रिप्रेजेंट करने वाली 3 बहुत सुंदर सी फल बाजार में आते हैं। अनार आता है, बीट रूट आता है और गाजर आती है। यदि आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं, कुछ नहीं करिए, आप इनको काट के चॉप करके खा लीजिए। गाजर भी सस्ती है, बीट रूट भी 30-40 रुपए का मिल जाता है। आप बहुत लेविश लाइफ जीना चाहते हैं तो भैया अनार का जूस पीना शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ आयुर्वेद में भी कहा गया है कि इन तीनों रंगों का जूस यदि आप पीते हैं तो आपके शरीर का जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, आज के दौर में सबसे ज़्यादा आप देखिए कि स्ट्रोक लोगों को बहुत हो रहे हैं। आपने देखा होगा हार्ट अटैक तुरंत हो जाता है, उसको दुनिया भर की परेशानी होती है। तो आप ये जो 3 मैंने जो आपको फल बताएं, केवल आप इन्हीं को लेना शुरू कर दें, आपके शरीर, आप किसी भी राशि के जातक क्यों ना हो, आपको एकदम लाभ होगा। मैं एक बुध ग्रह की चटनी हमेशा लोगों को बताता हूँ कि आप इस चटनी को बनाइए। अच्छा, मरकरी को क्यों बताता हूँ, क्योंकि हमारे शरीर का जो मध्य भाग है, हम लोग वास्तु में भी नाभि स्थल की बात करते हैं, जो लोग बहुत सारे वास्तु का काम करते हैं। तो पेट यदि आपका खराब है, नाभि आपकी ठीक नहीं है, तो आपका पूरा शरीर काम नहीं करेगा। तो बुध ग्रह की एक चटनी है, हाँ गट जिसको हम कहते हैं, मैं बुध ग्रह की एक चटनी हमेशा लोगों को बताता हूँ कि आप इसको बनाइए और खाइए। क्या, 2 आंवला ले लीजिए, 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम पुदीना, उसमें कच्ची हल्दी लगभग 20 ग्राम के आसपास, उसमें आप 50 ग्राम के आसपास अदरक और 1 हरी मिर्च। आप इसमें गुरु और बुध दोनों ग्रहों का समावेश है, जो आपके पेट और स्टमक का जो एरिया, लीवर, किडनी, पेट, इसको एकदम बैलेंस करेंगे हेल्थ के लिए। क्योंकि मरकरी हमारा पूरा शरीर ग्रहों से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम हमेशा, हमारा जो ब्रेन है वो चंद्रमा से होता है, हमारा हार्ट जो है वो सूर्य गवर्न करता है, हमारा नाक कान गला थ्रोट मरकरी गवर्न करता है, पेट को मरकरी गवर्न करता है, हमारा जो नाभि का स्थल है वो मंगल के द्वारा होता है, हमारा जो तलुए हैं सबसे ज़्यादा मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जितने नी पॉइंट हैं, ये जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स, कंधा, कमर में महिलाओं को सबसे ज़्यादा, आजकल पुरुषों को भी होता है, सैटर्न के कारण होता है। राहु और केतु हमारे स्किन के कलर को चेंज कर देते हैं। आप देखेंगे कि लोगों के हाथ में यदि कालापन आने लगे, जैसे
मेरा हाथ आपको पिंकिश दिख रहा है, यदि आप हाथ को देखें किसी भी आदमी के हाथ को, उसमें ब्लैकिशनेस आने लगे या चीक्स पे ब्लैकिशनेस आने लगे, तो आप मान के चलिए राहु का इम्पैक्ट तेजी से बढ़ने जा रहा है। तो आप राहु के उपाय कर लीजिए, कुछ नहीं, ब्लैकबेरीज ले लीजिए। आप ब्लैकबेरीज नहीं ले सकते हैं तो खजूर आपको आसानी से बाजार में मिल जाएगा। आप 1 खजूर या 2 खजूर को रात में भिगो के रख दीजिए, सुबह ले लीजिए, तो उससे आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आप अपने डेली रूटीन में ये प्लेनेटरी एक बना लीजिए कि भाई मेरे को बुध की चटनी खानी है या मेरे को अपने ब्लड सेल्स को बिल्कुल ठीक करना है, तो आप इन तीनों में से जो अच्छा जूस आप उसको कच्चा खाएं ताकि आपके शरीर में फाइबर जाए, बहुत शुभ माना जाता है। एक मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि ये दुर्घटना हो गई हिंदुस्तान में, वो दुर्घटना हो गई, बड़ा देश है हमारा, होती रहती है, लेकिन थोड़ा देख रहा हूँ जो उससे थोड़ा आहत हूँ कि इतना कैसे हो रहा है। जैसे अभी एक नोएडा में कल परसों एक यंग एग्जीक्यूटिव पानी में डूब के मर गया, ऐसे ही अरुणाचल में घटना हुई, तो बहुत सारी घटनाएं, तो ऐसा इतना उथल पुथल क्यों है? भारत के ऊपर जब से मंगल चालू हुआ है 29 मार्च 2025 से, और ये चलेगा 7 वर्षों तक, तो आप इससे भी ज़्यादा दुर्घटनाएं 2028 में देखेंगे, जब शनि भी मंगल की राशि में प्रवेश करेगा, बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप देखिए कि 29 मार्च 2025 के बाद देश में कहीं ना कहीं रेल दुर्घटना, आम आदमी, आप देखिए कि इस समय ब्रेन पे मंगल हावी है, तो आप देख रहे हैं रोड रेज के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, लोगों में बहुत एग्रेशन है। मैं अभी कल परसों ही पढ़ रहा था कि नोएडा में या कहीं पे जरा में गुस्सा आया, उसने चाकू लिया और घुसेड़ दिया। बाद में जब वो थाने में पहुंचा, उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भारतवर्ष के ऊपर मंगल की महादशा चल रही है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, इस तरह की घटनाएं आपको हमेशा दिखाई देंगी। चलिए मुझे बताइए, दुबई कैसा करेगा? वैसे अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन क्या इतना अच्छा करता रहेगा ये आगे? देखिए, दुबई की जो कुंडली खराब होनी है वो 2030 के बाद खराब होनी है, जब दुबई के ऊपर जो है शनि का इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, दुबई एक मीन राशि की जगह है और वो कहीं ना कहीं चूँकि वो यूएई में आता है, वृषभ राशि और मीन राशि वहाँ पे कंजक्शन में। शनि का जब ट्रांजिट होगा 2032 में, वहाँ से आप दुबई का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। जो पड़ोस का कंट्री है सऊदी, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, यूएई डाउनफॉल में जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आज लोग दुबई में प्रॉपर्टी या बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, दुबई की एक अच्छी बात है कि वो किसी भी चीज़ को सीख करके उसके पीछे लग जाते हैं और उसकी कायाकल्प कर देते हैं। मतलब मैं दुबई का मुरीद हूँ, वो एक मतलब कमाल का देश है। नहीं, बिल्कुल है कमाल का, इसमें तो कमाल का देश है। कैसे उन्होंने उसको बनाया है, कैसे उसको ग्रो किया है, क्या स्केल पे बनाया है, और वो हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करके कुछ ना कुछ उम्दा बना देते हैं, और वो एक सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो स्विट्ज़रलैंड था 20, 30, 40 साल से, दुबई नया स्विट्ज़रलैंड है। बिल्कुल एग्जैक्टली। बट मैं आपको बताऊं, यही प्लेनेट का कमाल है। आप पिछले 10 सालों में देख लीजिए शनि कहाँ से चला। शनि जब तुला राशि में उच्च का होके चला, वहाँ से दुबई एकदम तेज़ी से ग्रो किया। अच्छा, दुबई, शनि क्या होता है? भूमि का कारक होता है, रियल एस्टेट। दुबई में रियल एस्टेट में लोगों ने ज़बरदस्त पैसा लगाया। आज हम जुपिटर के उच्च की बात करें, आज से 13 साल पहले जुपिटर फिर उच्च का था, गुरु जिसकी हम बात करें, तो आप देखिए वहाँ पे सोने में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। सोना तो हमेशा दुबई में रहा, सस्ता सोना मिलता था, लेकिन अभी आप देखिए कि दुबई बहुत बड़ा मार्केट है गोल्ड का, जहाँ से वर्ल्ड में बहुत सारे लोग, वर्ल्ड की जितनी भी माइंस हैं, जो गोल्ड माइंस हैं, वो अपना सोना सीधा दुबई में खपाती है, फिर वहाँ से वो और दूसरी जगह जाता है। तो शनि जब आएगा वृषभ राशि में, वो पूरे 2.5-3 साल जो है दुबई के लिए बहुत कमज़ोर होंगे। लेकिन दुबई में देखा है कि दुबई साइकिल्स देखता है, लेकिन हम फिर वो उभर के आता है। बिल्कुल आता है। तो ऐसा है कि, और हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी दुबई में जा चुके हैं, भारतवासी हिंदुस्तानी जा चुके हैं, तो दुबई अच्छा ही चले तो विश्व के लिए भी अच्छा है और हमारे देश के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है। मुझे अपनी फ्यूचर के लिए टॉप 3 प्रोडक्शंस बताइए। देखिए, फ्यूचर में जो वर्ल्ड में होने वाला है, मैं उसमें कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहली भविष्यवाणी अमेरिकन डॉलर को लेकर, 2032 मई के आसपास अमेरिका का जो डॉलर है वो इंडियन रुपीस में 50 रुपये के बराबर होगा। दूसरा,
जो वर्ल्ड में आने वाले समय में जो दो सबसे बड़े कंट्रीज़ होंगी जिनकी इकोनॉमी सबसे ज़बरदस्त होगी, नंबर 1 पे तो चाइना, नंबर 2 पे इंडिया ही रहेगा। अमेरिका बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि डी डॉलराइजेशन होना है, ये तयशुदा बात है। डॉलर बिकेगा नहीं। सोने को लेके वो जितना बैठे हुए हैं, सोना मार्केट में छोड़ना शुरू करेंगे, जिसके कारण सोना गिरेगा, बहुत सारी चीज़ें गिरेगा। लेकिन 2032 के बाद भारत आने वाले 18 सालों में चाइना को भी पीछे छोड़ के नंबर 1 बनेगा। एक और बड़ी भविष्यवाणी, लोग कल की अवतार की बातें हमेशा करते हैं, आप यहाँ अमूमन पढ़ते रहते होंगे। यदि कल की भगवान के आपको दर्शन करने तो आप 2050 तक रुकिए। 2050 में कल की का अवतार होगा, कलयुग का वहाँ से समापन होगा। आने वाले 16 से 20 सालों में आपको कल की भगवान के दर्शन होंगे। और एक और कमाल की बात आपको बताता हूँ, राहु की महादशा जैसे ही आएगी तो आज जैसे हमारी आप देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियों के इलाज आ रहे हैं, अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ रही हैं। तो जो स्टेम सेल थेरेपी है, जो एक बड़ी कमाल की थेरेपी है, जो आज केवल बड़े लोगों को अवेलेबल, जिसके चलते आप अपने शरीर के बहुत सारी चीज़ें, हार्ट से लेके किडनी तक, लीवर तक, या बहुत सारे फेफड़े वगैरह भी हैं, आप फिर से बना सकेंगे। जो हमारे यहाँ एक ज़माने में होता था, जो महर्षि चरक के द्वारा होता था, आप आयुर्वेद को पढ़ेंगे, आयुर्वेद में वो क्या इस बात का वर्णन है कि वो अपने फेफड़ों को निकालते थे, उनको धो पोंछ के वापस लगा लेते थे। ये हमारी उस ज़माने की टेक्नोलॉजी थी, जो आने वाले दिनों में आने वाली है। ये आपको 2032 के आसपास जब राहु आएगा दिखेगी, हिंदुस्तान में दिखेगी। आने वाले सालों में ज्योतिष में एक महादशा होती है जिसको विंशोत्तरी महादशा कहते हैं। आदमी की, मनुष्य की आयु कितनी थी? 120 वर्षों की। तो आने वाले सालों में फिर 120 वर्षों यानी 100 वर्षों तक वो इंसान जिएगा। तो स्टेम सेल थेरेपी आएगी, यानी आयुर्वेद और कहीं ना कहीं हमारा जो मेडिकल साइंस उसको लेकर आएगा। बहुत सारी बीमारियां, लगभग हम जो पहले आपको याद होगा हैजा, चेचक और इनके बारे में सुना करते थे, उनके टीके लगते हैं, आज ख़त्म हो गई। वैसे बहुत सारी आपको डायबिटीज़ और बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती दिखाई देंगी, मनुष्य की आयु बढ़ेगी। इस प्रकार की चीज़ें आने वाले सालों में होने जा रही हैं। शुक्रिया पंडित अरविंद तिवारी जी। हमारा देश अच्छा करेगा, वो सबसे अच्छी बात है, और बीमारियों के लिए निवारण होगा। स्टेम सेल थेरेपी और चीज़ें आएंगी। और आप कह रहे हैं कि 2032 में 50 रुपये का हो जाएगा डॉलर। तो ये तो कमाल की बात कह रहे हैं, डी डॉलराइजेशन के बारे में कह रहे हैं। तो देखिए, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बोली, हमारे दर्शकों का कुछ ना कुछ भला होगा। और फिर हम आपसे फिर बात करते हैं कुछ महीनों में, मे बी मार्च में फिर बात करेंगे, नवंबर में फिर बात करेंगे, देखेंगे आपने जो जो बोला है वो हुआ। इसके साथ बिज़नेस वर्ल्ड देखते रहिए, हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, बिज़नेस वर्ल्ड हिंदी देखते रहिए, और आपको देश की आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम एक्सपर्ट्स को, विशेषज्ञों को लेते आएंगे और आपके सम्मुख करेंगे। आज आपने पंडित अरविंद तिवारी जी की भविष्यवाणियाँ सुनी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो भविष्यवाणियाँ ठीक होंगी। तो तब तक के लिए राम राम, गुड इवनिंग।